आपका स्वागत है प्रेक्षित वन चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में बोलते हैं इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्लास पूरी की पूरी हिंदी, वैसे मैंने हिंदी वाली बुक ली है तो पूरी हिंदी में रहेगी, बट हाँ मैं समझा दूँ कि ये दोनों के काम आएगी, इंग्लिश मीडियम्स के भी और हिंदी मीडियम के। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, CDS हो, CAPF हो, और NDA हो, FCAT हो, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी आती हो, और मैंने काफ़ी हद तक मैंने सिविल सर्विस तक जाने की कोशिश की है, बट क्योंकि इतना छोटा टाइम, कम टाइम पे पूरा डीप जाना मुश्किल है। बट हाँ, ओवरऑल हम पूरा एक अच्छे से अपर लेयर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और लास्ट में हम लोग सारे पीरियड को सॉल्व करेंगे, CSC के भी, CDS के भी, NDA के भी, CAPF के भी, और सारे एग्ज़ाम के भी। तो थोड़ा जल्दी से समझते हैं इन सबको। सबसे पहले हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर दिए हैं? ये दिए हैं हमारे संविधान के भाग 4 पर। संविधान के भाग 4 पे हमको दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 3 पर दिया गया है हमको मौलिक अधिकार। ठीक है। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही एक टर्म के बेसिक्स में आते हैं हमेशा, तो हमको हर एक टर्म पे ध्यान रखना है। ठीक है। कौन से आर्टिकल्स होते हैं इसके? ये होते हैं आर्टिकल 36 से 51। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद में थोड़ा सा रिमाइंड करा दो कि देखो भाग 3 में हमारे पास क्या आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे आर्टिकल्स कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से 35 तक। भाग 4 में हमारे पास क्या आते हैं? भाग 4 में हमारे पास आते हैं DPSPs। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 36 से 51। तो क्या आपको सारे आर्टिकल्स याद करने हैं? देखो, अगर आप सारे आर्टिकल याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने में सुहागा है। बट हाँ, मुझे पता है कि सब याद करना है कितना टाइम पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं मानता हूँ कि आप जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको जरूर याद रखें। ठीक है। तो हमने कहाँ से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? हमने लिए हैं इसको आयरलैंड से। हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान से। ठीक है। ओके। DPSPs होते क्या हैं? DPSPs होते हैं कि संविधान जो है क्या कंफर्म करता है? संविधान एक निर्देश देता है किसको? स्टेट को, कि भाई आप ऐसा करेंगे, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। ठीक है। संविधान क्या देता है? निर्देश देता है। देखो निर्देश है, ये डायरेक्टिव है, मतलब ये उनके ऊपर बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ भाई यही करना है। ये है कि निर्देश, कि आप कुछ भी लॉ बनाएंगे, कुछ भी नीति बनाएंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये चीज़ें तो भाई होनी चाहिए, किसके लिए? नागरिकों के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझ जाते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, और निर्देशिक तत्व में थोड़ा सा क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है? मूल अधिकार क्या कहते हैं? मूल अधिकार बोलते हैं राज्य को, कि भाई राज्य, जो हमारा राज्य है, ठीक है, कि आप क्या करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, मतलब वो लगाते हैं प्रतिबंध, वो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, आप किसी के अधिकारों को ऐसे नहीं खींच सकते, है ना। आप किसी को बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं कर सकते। ठीक है। आप किसी की शिक्षा की जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये है नेगेटिव। ठीक है। निदेशक तत्व क्या करते हैं? निदेशक तत्व बोलते हैं कि भाई राज्य को ऐसा करना चाहिए। आप क्या करेंगे? गरीबों को शिक्षा देने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए इनकम की, है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ये सकारात्मक होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मूल अधिकार हमारे नकारात्मक होते हैं, निर्देशक तत्व हमारे सकारात्मक होते हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप सीधा जा सकते हैं कहाँ पर? न्यायालय में। आप रिट जाहिर कर सकते हैं आर्टिकल 32। आप रिट जाहिर कर सकते हैं कि भाई देखो मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226, या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32, और अपनी रिट दायर कर सकते हैं कि भाई मेरे अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है, तो भाई ये कैसे हनन हो रहा है, तो ये क्या है? जस्टिसेबल है, न्यायोचित है, कि न्याय आपको मिलेगा। बट निर्देशिक तत्व जो है ये गैर न्यायोचित है। ठीक है। इनको कानूनी रूप से न्यायालय जो है लागू नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा क्या है? निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। जबकि मूल अधिकारों का क्या उद्देश्य? इनका उद्देश्य है लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित करना। ठीक है। अगला क्या पॉइंट है? मूल अधिकार जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंडिविजुअल वेलफेयर को
प्रमोट करते हैं, ठीक है, कि पर्सनल जो है हर प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, पर व्यक्ति के पास उनके अधिकार है जिससे उनका कल्याण होगा। बट निदेशक तत्व क्या करते हैं कि ये पूरे समुदाय को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है कि अगर मुझे मूल अधिकार को लागू करना है तो भाई इनको मुझे कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमको मिले हुए हैं। बट अगर मुझे निदेशक तत्व को लागू करना है तो मुझे इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए मुझे कानून बनाना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर बच्चों में पोषण स्तर को ठीक करना होगा, है ना, तो मुझे उसके लिए मिड डे मील प्लान स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या मुझे जो हमारे पास आय की असमानता है उसको कम करना होगा तो उसके लिए मुझे स्कीम लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ओके फिर हम समझते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास होता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 वही कहता है जो हमारे पार्ट 3 का आर्टिकल 12 कहता है। ये बताते हैं राज्य को, ठीक है। राज्य के अंदर कौन कौन आता है? राज्य के अंदर हमारी केंद्र की सरकार हो गई, राज्य की सरकार होगी, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, और सभी जो लोकल अथॉरिटी है, जिला पंचायत वगैरह या ग्राम सभा, ये सब इसी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आता, ठीक है। राज्य के अंदर क्या नहीं आता? राज्य के अंदर मुख्य रूप से कौन आता है? जो निजी संस्थाएं है, ठीक है, निजी संस्थाएं, प्राइवेट एंटिटीज हो गई, ठीक है, ऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, और पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये राज्य के अंदर नहीं आते। देखो ये याद रखना है कि क्या नहीं आता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि आने वाली चीजें बहुत ज्यादा है और ना आने वाली चीजें कम है। तो क्या नहीं आता ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में ये हो गया। आर्टिकल 37 क्या बताता है? ये बताता है इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, मेरे एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट में सॉल्व कराऊंगा PYQ बहुत सारे, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना हमको बस शॉर्ट में जितना हो सके हम लोग समझ जाएं, ठीक है। पूरी डिटेल के लिए आप अपना कोर्स लॉन्च करूँगा तो आप वो भी फ्री रहेगा आपके लिए, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेसिक फैमिलियर हो रहे हैं हम इस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, टॉपिक के साथ, ठीक है। अब क्या है कि संविधान ने भाई इनको बांटा नहीं है, बट हमने इंडिविजुअली अपनी समझ के हिसाब से इसको बांटा है, वो भी 3 वर्गों में, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ग है हमारे पास? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी, ठीक है। अच्छा, समाजवादी मतलब जो समाज के भले की बात कर रहा होगा वो समाजवादी होगा। गांधीवादी में क्या है? गांधीवादी के जो हमारे गांधी जी के जो बहुत सारे आदर्श थे, जो उनके विचार थे, आई एम सॉरी, उनको जो प्रमोट कर रहा होगा वो क्या होगा? गांधीवादी। और जो हमारे मॉडर्न्स जो होंगे, मॉडर्न वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे, वो सब आएंगे हमारे उदार बौद्धिकवादी में। तो क्या आपको ये सब याद करने हैं? नहीं जी, आपको सिर्फ समझने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? अच्छा, एक चीज आपको और समझा दूं कि भाई इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था हमारे पास एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पहला उद्देश्य था। और क्या की स्थापना करना? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं समाजवादी में हमारे पास क्या है। समाजवादी में हमारे पास क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। अच्छा, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है इनकम की, ठीक है, मान लो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, कोई इंसान बहुत गरीब होता जा रहा है, उनके बीच की जो खाई है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भाई जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। तो इनको बराबर करना, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाती है, ठीक है। और क्या हो सकती है आर्थिक न्याय? इकोनॉमिकल जस्टिस क्या हो सकता है कि देखो, वुमेन और मैन होगा, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल पे करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि मैन को ज़्यादा पे करेंगे वुमेन को कम पे करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और क्या करना? आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। जितने भी हमारे यहाँ असमानता है, इनइक्वालिटी है, किस चीज़ की? आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की, उनको समाप्त करना। एक और चीज़ याद रखेंगे, यही आर्टिकल 38 हमने जोड़ा था 44वें संविधान संशोधन में, हमने इसको जोड़ा था, ये याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना, जिस चीज़ के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ वो सब आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। बाकी आप इन पे एक बार विजिट कर लेंगे अच्छे से, आप मैं चाहो आपके पास बुक होनी चाहिए और आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अपना भी एक बार गो थ्रू जाना। आर्टिकल 39 आता है, इसमें क्या है? जितने भी हमारे पास बालक हैं, बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के विकास को अवसर प्रदान करना, ठीक है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट है। 39A क्या कहता है? 39A कहता है कि जितने भी हमारे पास है सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। गरीबों को क्या मिलना चाहिए? निःशुल्क उनको क्या होनी चाहिए? सहायता होनी चाहिए, ठीक है, विधिक सहायता उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि जो 39A है
ये हमने जोड़ा था। ओके, नहीं ये नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है आर्टिकल 41। ठीक है, काम पाने का, शिक्षा पाने का, बुढ़ापे में, है ना, जो हमको लोक सहायता मिलती है, पेंशन वगैरह, ये हमारे अनुच्छेद 41 में कहता है। ठीक है, काम का क्या होना चाहिए? काम सही तरीके से होना चाहिए, उनकी एक सही कंडीशन होनी चाहिए, है ना। वुमेन्स को प्रसूति होती है, उनमें उनको सहायता मिलनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में, तो ये हमारा आर्टिकल 42 कहता है। ठीक है, एक निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, मतलब ऐसी मजदूरी जिसमें हम लोग अपनी लाइफ को बैलेंस रख पाएँ। एक अच्छा जीवन स्तर मिलना चाहिए। बस सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर में आता है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, ऐसी हमारे पास है उद्योग के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 ए। ठीक है, पोषक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, यह आता है हमारे अनुच्छेद 47। तो ये सब हमारे समाजवादी थे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पास अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है, जो 44 संविधान संशोधन में ऐड हुआ है। ठीक है, हमारे पास अनुच्छेद 39 ए है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें गरीबों को हम निःशुल्क विधिक सहायता दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट अगला है 43 ए है, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसमें काम जो हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या, उनको पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट लेना है। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, तो ये हमारे 43 है। अगला हमारे पास गांधीयन है ना। गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? मैंने बताया था गांधी प्रिंसिपल किसके हैं? जो गांधी जी के विचार थे। क्या थे? ग्राम पंचायतों का गठन करना, अनुच्छेद 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पंचायतों में हमको क्या कराना है? उद्योग लगाने, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने, अनुच्छेद 43 हो गया। वहाँ पर उनकी एक बनानी चाहिए, सहकारी समिति बनानी चाहिए। ठीक है, 43 बी हो गया। और SC ST के वेलफेयर के लिए कौन काम करेंगे? है ना, उनको प्रोत्साहन देना, उनके शोषण से सुरक्षा देना, अनुच्छेद 46 हो गया। जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, नशीले पदार्थ, उनको बैन करना, ये भी अनुच्छेद 47 में हो गया। और जितने भी हमारे पास दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं हमको, गाय बछड़ा, है ना, उनकी बलि पर रोक लगना और उनकी जो नस्ल है उनको सुधार करना, 48 है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 48। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, शायद आप लोग को लग रहा हो थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, बट मैं फास्ट इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। ठीक है, मुझे शॉर्ट में ही आपको सब कुछ समझाना है। बट हाँ, याद रखना कि मैं जितना आपको ये बता रहा हूँ, इतने इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो PY के साथ जरूर लगवाना है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उससे गो थ्रू हो जाए, फिर आप PY लगाएं, फिर आपके दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा भाई ये पूछ रहा है, तो फिर आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास जो हमारे पास मॉडर्न आइडियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? आपको पता है UCC, सबसे पहला कौन सा राज्य जिसने UCC लगाया है? आपको पता होगा, है ना, उत्तराखंड है हमारा। ठीक है, 44 में आता है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास क्या है, सभी जो बच्चे हैं उनको 14 ईयर्स तक को निःशुल्क शिक्षा देनी है। आपको पता है, इसके लिए हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, अनुच्छेद 45 में आता है। जितने भी हमारे पास कृषि है, उसका पशुपालन है, उसको हमको मॉडर्न तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इनको वो करना है ना, उनकी प्रणाली को वो करना है, तो ये अनुच्छेद 48 में आता है। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और DPS में भी ये है हमारे पास, पर्यावरण का संरक्षण और उनका संवर्धन करना। ठीक है, और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 है, बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। अगला है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व वाले क्या है, ऐतिहासिक चीजें, स्मारक है, उनका संरक्षण करना, 49 में आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 और 7। ठीक है, अनुच्छेद 50 और 51। 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक होना। और अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि हमको क्या करनी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है ना, सबके बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने हैं। ओके, तो हमने जल्दी से हमने सब चीज़ों को पढ़ लिया है। बस एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बस छोटा सा ये है कि हमने जो 42 अमेंडमेंट किया था संविधान में 1976 में, इसमें हमने कौन कौन से जोड़े थे? इसमें हमने मेन 4 जोड़े थे। पहला कौन सा था? अनुच्छेद 39, जिसमें हम बच्चों के स्वास्थ्य के विकास की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने किस में पढ़ा था? आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा था ये समाजवादी में का है, ये देखिए। ठीक है, अगला हमने कौन सा जोड़ा था 48 में? गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना। ठीक है, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना 39A। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 43A। और पर्यावरण, है ना, बचाने का 48A। 44 मैंने आपको बता दिया था कि 48 में हमने 38 जुड़ा था, जिसमें अवसर की समानता को समाप्त करना था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है 97वां संविधान संशोधन। इसमें हमने कौन सा जोड़ा था? सहकारी समितियों से संबंधित था ये हमारा 97 संविधान संशोधन। सहकारी समिति का संरक्षण गठन कहाँ पे मिलता है हमको? ये मिलता है हमको गांधीयन में। ठीक है, गांधीयन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रह चुके हैं। वो क्या है? सबसे पहला कि भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? विशेषता वाला। ठीक है, और मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्व हमारे क्या है? संविधान की आत्मा और दर्शन है। ग्रेविल ऑस्टिन ने भी क्या कहा है कि संविधान की मूल
आत्मा है। अच्छा, हॉरर थिंकर्स ने इसके बारे में क्या कहा है, तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये सवाल। अच्छा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि भाई अगर लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। ठीक है, ओके, तो अभी हमने पढ़ लिया। चलो हम पढ़ते हैं सीधा पीवाईक्यू की तरफ। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने CAPF, CDS, NTA, FCAT और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकाले हैं, और सिविल सर्विस के भी मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो कि बेसिक हम लोग कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास DPSPs हैं वो हमने कहाँ से बोरो कराए। तो भाई आपको याद होगा हमने कहाँ से कराई, इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश ने इसको कहाँ से किया था? स्पेन से। ओके ओके, मुझे शायद गलत मार्कर यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP कौन से पार्ट में हैं। तो भाई आपको पता है पार्ट 3 में तो हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, और पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? DPSP। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया क्वेश्चन मेकर इट क्लियर दैट DPSP आर नॉन जस्टिसेबल। देखो किसने हमारी इसकी प्रकृति बताई थी? देखो हमने पढ़ा था आर्टिकल 36 जो बताता था राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 37 बताता था कि भाई जिसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है? नॉन जस्टिसेबल, गैर न्यायोचित, ये न्यायोचित नहीं है। तो था आर्टिकल 37। ओके, अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास आ रहा है मिलाने वाला। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो ठीक है, सबसे पहले जो इजी है उसको मिलाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहले हमको पता है कि जो प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट वाला हमने पढ़ा था, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था, मार्क भी कहता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में आता है? 48A में। तो डी का क्या होना चाहिए? डी का होना चाहिए 2। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा 2 और या तो होगा 4। अगला हमने पढ़ा था कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री रिलेट किस में होता है? 39A में होता है भाई, ये हमने पढ़ा था। तो ए का 4 होगा, तो मतलब ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा 2। ओके, इसमें से कौन सा DPSP का पार्ट नहीं है? ये है 2018 CAPF में क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भाई आपको तो पता है कि ये तो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमारे आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 44 में है। अगला बोल रहा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, वो हमारा आर्टिकल 50 में है। ओके, अगला बोल रहा है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिल्कुल सही है, देखो आय प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए। अच्छा, डी नहीं होगा फिर तो भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब हमारे किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। ओके, अगले में बढ़ते हैं। अगला देखो CAPF 2018 में दोबारा है कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज अ फाउंड ऑफ प्लेस इन बोथ। कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है और DPSP से? तो मैंने आपको बताया था भाई, पर्यावरण है ना, उसका प्रोटेक्शन करना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है हमारे पास विच DPSP में से कौन सा सही नहीं है? पहला है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। भाई बिल्कुल गलत, DPSP जो है कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा फंडामेंटल राइट को ही होगी, तो उसका आंसर होगा बी, इनकरेक्ट। ओके, अगला बोल रहा है 2019 CAPF में आया है DPSP कौन सा सही नहीं है। देखो बहुत सारे सवाल ऐसे ही पूछ रहे हैं, नहीं सही है, नहीं सही है ना। ओके, देखेंगे इसमें। स्टेट shall follow that DPSP state policy both in matter of administration and well as the making of law। बिल्कुल सही है। The DPSP embody the object of the state under the Republican Constitution। बिल्कुल सही है। The DPSP of state policy have precedent over the fundamental right in the case of conflict between the two। देखो भाई ये सेम चीज कर रहा है, देखो प्रेजेंट ओवर द फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट के ऊपर तो आ ही नहीं सकता ना, हमें तो पता है, अभी सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था यहाँ पर, है ना। भाई इसका आंसर करेक्ट होगा सी, नहीं होगा, क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स की ज़्यादा मान्यता है, वो उनसे ज़्यादा सुप्रीम है। अगला हमारे पास क्या है? DPSP का नहीं। देखो सारे क्वेश्चन नहीं वाले आ रहे हैं, है ना। कौन सा हमारे पास इसमें DPSP में नहीं है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू सर्टेन केसेस। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है, बताइए ये तो है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बिल्कुल यही है। पार्टीशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या नहीं है? ए नहीं है, इसका कर देते हैं। अगला सवाल क्या हो रहा है? CDS में आया है DPSP के बारे में कि भाई ये जो पार्ट 4 में बिल्कुल सही है, और इंडिया शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बिल्कुल सही है। DPSP क्या है? फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री बिल्कुल सही है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन मेकिंग, वो बिल्कुल सही है कि भाई स्टेट का कर्तव्य है कि वो इनको लागू करे। अगला बोल रहा है कि DPSP जो है
मेकिंग इंडिया एडवांस कैपिटल कंट्री, भाई कैपिटल कंट्री नहीं सोशल कंट्री इसका आंसर है। अगला PYQ है हमारे पास CDS का, क्या कह रहा है कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आपको पता है किस में है, हमारे पार्ट 4 में है। अगला बोल रहा है कि आर्टिकल 51, आपको पता है आर्टिकल 51 हमने पढ़ा था, क्या करता है, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, CDS 43 में आया था। अगला है हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ, किसका वॉलेट करती है, भाई पता है आर्टिकल हमने पढ़े हैं DPSP में सबसे पहले, वो क्या है, राइट टू सॉरी DPSP, ओके CSE में आया था, सिविल सर्विस एग्जाम में आया था। ND में पूछा है कि DPSP जो है पॉलिसी इंस्टाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट। अच्छा, इक्वल जस्टिस एंड फेयर, बिल्कुल सही, ये करती है। मोमेंटम एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल भाई सही है। सेपरेशन ऑफ ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लॉ, भाई सी नहीं है। अगला है हमारे पास DPSP के बारे में सिविल सर्विस से पूछा गया है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल सही, पहला सही है। द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल दोनों सही है, बहुत सही है भाई, है ना। अच्छा, पार्ट 4 क्या कह रहा है, देखो अगर आप हिंदी मीडियम से और आपको लग रहा है कि ये इंग्लिश मीडियम में मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो देखो भाई थोड़ा बहुत आपको समझ में स्विच होना ही पड़ेगा यार, ठीक है नहीं। अब बढ़ते हुए वैश्वीकरण के साथ आपको भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो बात कम करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। अगला है CSE में दोबारा है, पार्ट 4 के बारे में बोला, दे शैल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्ट, भाई गलत, पहला तो पॉसिबल ही नहीं है, पहला पॉसिबल नहीं है। दे शैल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कोर्ट, तो 2 सही है, 2 सही है। थर्ड है द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल सही, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप करेंगे होमवर्क, 42 अमेंडमेंट्स हम लोगों ने क्या जोड़ा था, ठीक है। और ये अगला क्या है, DPSP स्टेट पॉलिसी, कौन सा नॉवल पिक्चर है, किसने कहा था, ये कहा था हमारे BR अम्बेडकर जी ने। तो ओके गाइस, हमारा वीडियो खत्म हो गया है, शायद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो फिलहाल के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्या समझ में नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या मुझे सुधार करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।